नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है एम गोविंद राव के द्वारा। देखो, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में एक बार या फिर उससे पहले फाइनेंस कमीशन को गठित करेंगे। फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस देता है प्रेसिडेंट को। हालांकि देखो, वो रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद से ही राष्ट्रपति के द्वारा जो कि काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को माना जाता रहा है। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी जाती है? सबसे पहले नेट टैक्स प्रोसीड्स। देखो, नेट टैक्स प्रोसीड्स का मतलब ये होता है वो टैक्स जिसको डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर सेस, सरचार्ज, ये होते हैं टैक्स ऑन टैक्स। इनको डिवाइड नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। सेस और सरचार्ज से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो ये सेस और सरचार्ज से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू नेट टैक्स प्रोसीड के अंदर नहीं आता है। तो वही रेवेन्यू आता है नेट टैक्स प्रोसीड्स के अंदर जो डिवाइड किया जाना है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो फाइनेंस कमीशन एक तरफ ये रेकमेंड करता है इस नेट टैक्स प्रोसीड्स में से कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा। इसे कहा जाता है वर्टिकल डेवल्यूशन। मान लीजिए फाइनेंस कमीशन की तरफ से रेकमेंड कर दिया गया नेट टैक्स प्रोसीड्स का 41% मिलेगा स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 59% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये भी रेकमेंड किया जाता है कि इस 41% रेवेन्यू को फर्दर विभिन्न स्टेट्स के बीच कैसे डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए 100 करोड़ डिवाइड करने थे, 59 करोड़ मिल गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी 41 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन आगे भी आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के बीच ये 41 करोड़ कैसे डिवाइड किए जाएंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला रेकमेंड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट इन एड दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फाइनेंस कमीशन ये रेकमेंड करता है किन प्रिंसिपल्स के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट इन एड दे सकता है। देखो, जो ग्रांट इन एड होती है वो लोन नहीं होता। लोन आप किसी को देते हो, उसे लोन वापस आपको चुकाना पड़ता है, लेकिन आप किसी को ग्रांट देते हो वो एक प्रकार से मदद होती है। नेक्स्ट फंक्शन, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं स्टेट्स के द्वारा अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को बूस्ट करने के लिए, ताकि स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़ को ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकें। सबसे लास्ट में, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई और इशू रेफर किया जाता है फाइनेंस कमीशन को, तो उस बारे में भी फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। तो इसी आर्टिकल 280 के अंतर्गत हमारे देश में आज़ादी के बाद से अभी तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशंस गठित किए जा चुके हैं। 2015 से लेकर 2020 के बीच 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू थी। 2020 से 2025 के लिए 15th फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। बाकी और 4 मेंबर्स थे, शक्तिकांता दास जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, अशोक लहरी, रमेश चंद और अनूप सिंह। ये 5 सदस्य थे 15th फाइनेंस कमीशन में, और इस फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था 2017 में। इनकी रिकमेंडेशंस लागू होंगी 2020 से लेकर 2025 के बीच में। जब देखो इस 15th फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा,
तो कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दी गई थी। मतलब बोला गया था राष्ट्रपति के द्वारा, जब आप अपनी रिकमेंडेशंस दो तो इन बातों का ख्याल रखो। उन कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा एक बात 15th फाइनेंस कमीशन को ये बोली गई थी कि आप अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल कीजिए। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट्स ने बोला था कि भैया आप 1971 के सेंसस की रिपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ना कि 2011 की सेंसस की रिपोर्ट का। उसका साफ साफ रीज़न ये है, साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अपने प्रयासों से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है। तो 2011 की सेंसस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो कम रेवेन्यू हासिल होगा साउथ इंडिया के स्टेट्स को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के डेटा के अनुसार कम है। और 1971 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है तो रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होता है साउथ इंडिया के स्टेट्स को। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स ने विरोध किया था, आप 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल मत कीजिए, 1971 के सेंसस डेटा का ही इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट टर्म ऑफ रेफरेंस जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, ये बोला गया था कमीशन को कि आप एग्जामिन कीजिए क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो कुछ स्टेट्स को दी जाती हैं, इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को देने की आवश्यकता स्टेट्स को है या फिर नहीं है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब ये होता है वो स्टेट्स जिनकी इकोनॉमी में लगातार रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, मतलब उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, तो ऐसे स्टेट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर सकें। FRBM एक्ट 2003 के अनुसार ऐसे स्टेट्स को सेंटर के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। तो कमीशन को ये बोला गया था, आप बताइए इस ग्रांट को देने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। स्टेट्स ने विरोध किया था। स्टेट ने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से भूमिका गठित कर रही है और आने वाले समय में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर सकती है, लेकिन इसको बंद नहीं करना चाहिए। तीसरी टर्म ऑफ रेफरेंस जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, ये बोला गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कि डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक अलग से फंड बनाया जाए, और वो भी डेवल्यूशन से पहले। मतलब जो नेट टैक्स प्रोसीड को डिवाइड किया जाता है उसके डिवीजन से पहले नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए फंड में पैसा डाल दिया जाए। स्टेट्स को लगता था ऐसा करने से हमारा जो शेयर है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर डिफेंस संबंधित, सिक्योरिटी संबंधित कोई फंड बनाना है तो उसमें पैसा डाला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने शेयर से। तो इन 3 पॉइंट्स पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी 2017 में, जब फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। वैसे कुछ स्टेट्स को यह भी डर था कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि नेट टैक्स प्रोसीड्स का 42% मिले स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 58% मिले सेंट्रल गवर्नमेंट को। 15th फाइनेंस कमीशन कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दे सकता है कि 42% के बजाय कम मिले स्टेट्स को और ज़्यादा मिले सेंटर को। डर था ये कुछ स्टेट्स को, अगर ऐसी कुछ रिकमेंडेशन दी जाती है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जिसमें सेंटर का शेयर इंक्रीज हो जाता है, स्टेट्स का शेयर कम हो जाता है, तो मतलब स्टेट्स को कम पैसे मिलेंगे डिवीजन से खर्च करने के लिए। देखो, 30 अक्टूबर 2019 से पहले इस 15th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपनी थी, बट 3 बार 15th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया। फाइनेंस कमीशन के टेन्योर को एक्सटेंड करने के पीछे मेनली 3 रीजंस थे। एक तो देखो, पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। दूसरा, टैक्स कलेक्शन उम्मीदों से काफ़ी कम है। तीसरा, जीडीपी भी स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है। तो इस अनिश्चितताओं के माहौल में 15th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस देनी पड़ रही है राष्ट्रपति को। इसी वजह से उन्हें शायद काफ़ी बार चेंजेस करने पड़े और उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया। अब देखो, कंटेस्ट ये है, एक इंटरिम रिपोर्ट 15th फाइनेंस कमीशन ने राष्ट्रपति को दे दी है और उसे पार्लियामेंट में रखा जा चुका है। अभी जो रिपोर्ट सौंपी गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो फाइनल नहीं है, वो सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट है। अभी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन इंटरिम रिपोर्ट में जो बातें बोली गई हैं उनमें देखो बड़े स्केल पे बदलाव नहीं आएगा।
तो हम डिस्कस कर लेते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं। सबसे पहली बात, क्या 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कोई ऐसी रिकमेंडेशन दी गई है जिसमें कहा गया हो डिवीजन से सेंटर का जो शेयर है वो इंक्रीज हो और स्टेट का शेयर जो है वो कम हो? नहीं, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था डिवीजन से 42% मिले स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 58% सेंटर को, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा है 42% के बजाय 41% मिले स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 59% मिले सेंटर को। और 1% भी देखो इसलिए कम किया गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था वो अब एक राज्य नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। तो इस वजह से 1% स्टेट्स का जो शेयर है वो कम कर दिया गया है। तो मतलब कुछ स्टेट्स जो डर रहे थे कि स्टेट्स का शेयर कम किया जाएगा वर्टिकल डिवीजन में, वो डर सही साबित नहीं हुआ। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। दूसरा डर कुछ स्टेट्स को ये था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जा सकती है कि स्टेट्स को जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म कर दिया जाए। क्या फाइनेंस कमीशन ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन दी है? नहीं। 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करने की रिकमेंडेशन नहीं दी है। पहले की तरह स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे कंसर्न की। फाइनेंस कमीशन को बोला गया था सेंसस 2011 के डेटा का इस्तेमाल किया जाए बजाय 1971 के सेंसस के डेटा के। साउथ इंडिया के स्टेट्स को इस टर्म ऑफ रेफरेंस से शिकायत थी, कंसर्न थे। उन्होंने कहा था हमने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी सज़ा आप हमें मत दीजिए बल्कि इसके लिए आप हमें इनाम दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। तो क्या हुआ है इस पर क्या हुआ जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। देखो, जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, वर्टिकल डिवोल्यूशन से यह डिसाइड होता है कि सेंटर को कितना मिलेगा नेट टैक्स प्रोसीड से और स्टेट्स को कितना मिलेगा। मान लीजिए 15th फाइनेंस कमीशन ने यह बता दिया कि 41% मिलेगा स्टेट्स को, बाकी बचा हुआ 59% मिलेगा सेंटर को। तो ये क्या हुआ? ये हुआ वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब ये 41% हमारे देश में 28 स्टेट्स के बीच कैसे डिवाइड होगा ये भी तो डिसाइड करना है ना। इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। कैसे डिवाइड होगा इसके लिए फाइनेंस कमीशन के द्वारा फॉर्मूला रेकमेंड किया जाता है और इस फॉर्मूले के आधार पर सभी स्टेट्स को अपना अपना शेयर मिलता है। फॉर्मूले में देखो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को वेटेज दी जाती हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये इंडेक्स दे सकते हो कि 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कौन से इंडिकेटर को कितनी वेटेज दी गई थी जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स को अपना अपना शेयर मिलेगा। 12th फाइनेंस कमीशन के आधार पर कौन से इंडिकेटर को कितनी वेटेज दी गई थी। 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा किन किन इंडिकेटर्स को तवज्जो दी गई थी। उसके बाद 14th और अब हमारा जो फोकस है वो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेकमेंड किए गए फॉर्मूले पर है। 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेकमेंड किए गए फॉर्मूले में 50% वेटेज दी गई थी इनकम डिस्टेंस को। इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है? इनकम डिस्टेंस हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टेट है बिहार। बिहार में पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना कम है उस स्टेट से जहां पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। मान लेते हैं केरल में पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है कितना, 1000, और बिहार में पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 200। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना है, 800। उसी प्रकार से सभी राज्यों का डिफरेंस देखते जाएंगे। जिस राज्य का जितना ज़्यादा इनकम डिस्टेंस होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा डिवीजन से। ऐसा देखो, इसलिए तभी तो हमारे देश में जो गरीब राज्य हैं वहाँ पर जीने का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। अगर देखो डिवीजन से अमीर राज्यों को ही पैसा दे दिया जाए तो अमीर राज्य और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब राज्य और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो इनकम डिस्टेंस को 50% वेटेज दी गई थी 14th
फाइनेंस कमीशन के द्वारा, लेकिन अब 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इनकम डिस्टेंस को वेटेज दी गई है 45%। नेक्स्ट, पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अनुसार इस क्राइटेरिया को 17.5% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, लेकिन आपको याद होगा टर्म ऑफ रेफरेंस जो दी गई थी उसमें बोला गया था कि 15th फाइनेंस कमीशन 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल करे, 1971 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल ना करे। तो इस क्राइटेरिया को 0% वेटेज अब दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। मतलब जो डर था साउथ इंडिया के स्टेट्स का वो सही साबित हुआ है, लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट्स को अपीज करने के लिए कुछ और किया गया है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन को 10% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस वेटेज को इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट, टैक्स एफर्ट, कौन सा राज्य ज़्यादा टैक्स एफर्ट लगा रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए? इस क्राइटेरिया को 2.5% वेटेज दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा अपने फॉर्मूले में, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को कोई वेटेज नहीं दी थी। नेक्स्ट, एरिया, कौन से राज्य का एरिया कितना है? इसको 15% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और 15th फाइनेंस कमीशन ने भी इस वेटेज को ज्यों की त्यों बरकरार रखा है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर, किस राज्य में फॉरेस्ट कवर कितना है? इस क्राइटेरिया को 7.5% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है इस वेटेज को इंक्रीज करके 10% कर दिया जाए। समझ गए? मतलब 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार फॉरेस्ट कवर को वेटेज 7.5%, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार फॉरेस्ट कवर को वेटेज 10%। सबसे लास्ट में बात है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस स्कीम। देखो, साउथ इंडिया के स्टेट्स को डर था कि हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है और हमें पिनलाइज किया जा रहा है 2011 के सेंसस के डेटा का इस्तेमाल करके, लेकिन उनके इस कंसर्न को शांत करने के लिए एक नए क्राइटेरिया को वेटेज दी गई है 12.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में स्कोर काउंट किया जाएगा फर्टिलिटी रेट के आधार पर। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला के एवरेज कितने बच्चे हैं। अब देखो, साउथ इंडिया के स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम है, यानी महिला के एवरेज जो बच्चे हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स में वो कम हैं, तो उनको इस क्राइटेरिया में ज़्यादा स्कोर प्राप्त होगा। ये एक कोशिश की गई है साउथ इंडिया के स्टेट्स के उस डर को एड्रेस करने के लिए जिसमें उन्हें लगता था 2011 के सेंसस का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारा स्कोर कम रहेगा, हमें कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो 12.5% वेटेज दे दी गई है एक नए क्राइटेरिया को जिसमें स्कोर अच्छा रहेगा साउथ इंडिया के स्टेट्स का, क्योंकि उन स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, उन्होंने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में। अगर 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है, जो कि मान ही लिया जाएगा, आज़ादी के बाद से ही ऐसा ट्रेंड है, तो वो राज्य जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा नए फॉर्मूला के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, जिसका 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार शेयर था 1.37%, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का शेयर इंक्रीज होकर हो जाएगा 1.76%। मेघालय का 0.64% से बढ़ के हो जाएगा 0.77%, मणिपुर का 0.62 से बढ़ के हो जाएगा 0.72%। और वो स्टेट्स जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उसमें आंध्र प्रदेश का नंबर सबसे ऊपर है। 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार इनका शेयर था 4.3%, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद आंध्र प्रदेश का शेयर घट के हो जाएगा 4.11%। असम का शेयर घट कर हो जाएगा 3.31% से लेकर 3.13%। तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, इनका शेयर भी काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन इन स्टेट्स को डिवोल्यूशन के बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी, ऐसा फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा है। ये इन्फोग्राफिक देखो काफ़ी अच्छा है। इस इन्फोग्राफिक की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन से क्राइटेरिया को
कितना वेटेज दिया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन को 15%, एरिया को 15%, इनकम एंड डिस्टेंस को 45% यहाँ पे देखो, और उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%, टैक्स एफर्ट को 2.5%। डेवोल्यूशन 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 29.5% मिले स्टेट्स को, बाकी बचा हुआ सेंटर को। 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया 30.5% मिले स्टेट्स को, बाकी सेंटर को। 13th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 32% मिले स्टेट्स को, बाकी सेंटर को। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 42% मिले स्टेट्स को, बाकी सेंटर को। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा 41% मिले स्टेट्स को और बाकी सेंटर को। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की दूसरी रिकमेंडेशंस के बारे में हम बात करें, एक रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये दी गई है, लोकल बॉडीज को 90,000 करोड़ की ग्रांट दी जाए। 90,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ दिए जाएं पंचायत को और 29,000 करोड़ दिए जाएं म्यूनसिपल बॉडीज को। पैसा पंचायत की तीनों लेयर्स को मिलेगा, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम सभा। और देखो 50% जो पैसा मिलेगा विभिन्न पंचायत को, वो मिलेगा परफॉर्मेंस के आधार पर। जिन पंचायत ने सैनिटेशन को इम्प्रूव करने पर, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई इम्प्रूव करने में अच्छा काम किया है, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और बाकी 50% जो पैसा है वो अनटाइड है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं मिलेगा। म्यूनसिपैलिटीज़ के केस में 9200-2900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उन सिटीज़ को जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और बचे हुए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बाकी बचे हुए टाउन्स को। डिजास्टर रिलीफ के मामले में कमीशन ने ये रिकमेंड किया है, एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड इस्टेब्लिश किया जाए सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए टोटल 28,183 करोड़ रुपए देने की रिकमेंडेशन दी है फाइनेंस कमीशन ने, और 28,183 करोड़ में से सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 22,184 करोड़, और बाकी बचा हुआ कंट्रीब्यूशन आएगा विभिन्न स्टेट से। कौन सा स्टेट कितना पैसा देगा 6,000 करोड़ में से, ये देखो डिसाइड होगा पास्ट में किस स्टेट में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आया है, किसी स्टेट का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में उस स्टेट का स्थान कितना है। इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पर तय होगा कि कौन सा स्टेट कितना पैसा देगा डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ सेक्टोरल ग्रांट देने के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार किया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है 7,735 करोड़ दिए जाएं न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो बच्चे जिनकी एज 0 से 6 साल के बीच में हैं, और वो मदर्स जो अभी दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, ऐसे लोगों में न्यूट्रिशन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए 7,735 करोड़ देने की रिकमेंडेशन दी है 15th फाइनेंस कमीशन ने। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, ग्रांट दी जाए पुलिस ट्रेनिंग के लिए, मॉडर्नाइजेशन एंड हाउसिंग, रेलवे प्रोजेक्ट्स इन स्टेट्स टेकन ऑन ए कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, मेंटेनेंस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड्स, जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करना, स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इम्प्रूव करना, इन सब के लिए भी ग्रांट्स दी जाए। ऐसी रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई है, और इसके लिए स्टेट्स जो हैं वो आवश्यक ग्राउंड को तैयार करें ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जा सके। इसके बाद देखो फाइनेंस कमीशन ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके अनुसार वो स्टेट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने में, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट में, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने में, ऐसे स्टेट्स को परफॉर्मेंस ग्रांट दी जाए। मतलब जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है इन सभी स्फीयर्स में, उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए ग्रांट दी जाए। ये एक प्रकार से इंसेंटिव होगा वेरियस स्टेट्स के लिए कि वो इन सब एरियाज में अच्छा काम करें। लेकिन देखो एग्जैक्ट डिटेल्स को कार्व आउट करना, ब्रॉड फ्रेमवर्क तो दे दिया है 15th फाइनेंस कमीशन ने, लेकिन एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करना ये एक मुश्किल भरा काम होगा। और वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं, तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। देखना ये होगा किस प्रकार से स्पेसिफिक डिटेल्स कार्व आउट की जाती हैं परफॉर्मेंस और मॉनिटरेबल ग्रांट से संबंधित। लास्ट पॉइंट देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए एक सेपरेट फंड से संबंधित है। आपको याद होगा
एक टर्म ऑफ रेफरेंस जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी वो ये था कि डिवोल्यूशन से पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी फंड में पैसा डाल दिया जाए। स्टेट्स ने इसका विरोध किया था। स्टेट्स ने कहा था सेंटर अपने पैसे से डिफेंस एक्सपेंडिचर फंड के लिए पैसे डाले, स्टेट के शेयर से पैसा ना जाए डिफेंस संबंधित फंड के लिए। तो इस पर फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन ये दी है कि हम एक एक्सपर्ट ग्रुप को सेटअप करेंगे ताकि नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर इस्टेब्लिश किया जा सके। और इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? इस फंड में पैसा आएगा डिविजल पूल से, मतलब टैक्स को डिवाइड करने से पहले जो पूल होता है वहां से पैसा जाएगा इस फंड में। मतलब स्टेट का जो शेयर है वो कम होगा क्योंकि स्टेट्स भी पैसा देंगे इस डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्टेब्लिश किए जाने वाले फंड में। मतलब स्टेट्स का जो डर था वो सही साबित हुआ। फाइनेंस कमीशन ने बोला है जल्द ही हम एक एक्सपर्ट ग्रुप गठित करेंगे ताकि वो नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर इस्टेब्लिश कर सकें। तो इस प्रकार से हमने फाइनेंस कमीशन की सभी रिकमेंडेशंस को डिटेल से डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।